नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था अमाल और कविशा की तीखी बातों को, अमाल की मॉम के साथ गुफ्तगू को और अमन का आना जो कविशा का बेस्टी है। उसके लिए मम्मी का कविशा से कहना कि वो अमन से बात करे। तो यही था पिछला एपिसोड। अगर आपको विस्तार में जानना है तो जाइए पिछला एपिसोड सुन लीजिए। अब हम चलते हैं अगले एपिसोड में। बेकरी को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था। ये कोई रात दिन चलने वाला शहर तो नहीं था ना, एक गांव था जिसमें बिजली भी घंटों में बंधी हुई थी। कभी रात में तो कभी दिन में अपनी झलक दिया करती थी बिजली। इससे पहले बिजली अपना चेहरा अपनी रंगत अनुसार चले, वो ऑर्डर तैयार कर लेना चाहते थे और वो सब ऑर्डर तैयार करने में लगे हुए थे, कविशा और उसका पूरा स्टाफ, जिसमें कुल मिलाकर 5 लोग थे। अपने हाथ में ग्लव्स पहने, सर पर डिस्पोजल कैप लगाए, मास्क को अपने नाक और मुंह पर बांधे हुए मुकर्रर काम कर रहे थे। जो जिसका काम था वो लगे हुए थे। कविशा भी उनमें शामिल थी। तभी सामने पड़ा फ़ोन बज गया था और कविशा की भौं को सिकोड़ गया था। उसने अपने दूसरे हाथ से फ़ोन को बिना देखे रिसीव कर लिया और कान पर लगा लिया था। हेलो, वो अमाल थी जो अपनी स्कॉर्पियो को रफ्तार दिए हुई थी। हेलो कौन? कविशा ने पूछा। वादा किया था तुमने कि मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाओगी, लेकिन तुमने उठा लिया। यानी और सारी बातें भी ज़रूर पूरी करोगी, मान जाओगी। अमाल मुस्कुराकर बोली थी और कविशा ने फ़ोन कान से हटाकर सामने किया था नंबर देखने के लिए, जैसे वो अमाल का नंबर जानती हो और उसे याद हो, लेकिन ऐसा था तो नहीं। उसने मुंह बनाकर फिर से फ़ोन कान पर लगा लिया था। जिद करना वैसे बहुत अच्छी बात है, अमाल ने उसी मुस्कान को कायम रखते हुए कहा। हाँ, और ऐसा कुछ तुम में भी होना चाहिए। अगर होता तो कितनी अच्छी बात होती ना। कविशा ने मुंह चढ़ाकर कहा था। बहुत कुछ है, आकर कभी मालूम तो करो। अगर अच्छी लग जाऊं तो अपना बना लेना। अमाल ने स्टीयरिंग को लेफ़्ट मोड़ दिया था अपनी बात कहकर। और ऐसा कुछ तुम्हें भी होता तो कितनी अच्छी बात होती ना। कविशा ने अपने चेहरे पर चिढ़ने वाला भाव लिया था। बहुत कुछ है, आकर कभी मालूम तो करो। अगर अच्छी लग जाऊं तो अपना बना लेना। अमाल ने स्टीयरिंग को लेफ़्ट मोड़ दिया था। और अगर अच्छी नहीं लगी तो? कविशा ने गर्दन को फ़ोन की तरफ झुकाए पूछा था। तो पास्ट बना देना। मगर ये पता करने और डिसीजन लेने के लिए एक बार तो मिलना होगा। बातें करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अमाल की स्कॉर्पियो चलती जा रही थी। हाँ, एक बार, कविशा ने दांतों को पीसते हुए पूछा था। हाँ, वही तो कहा। फ़िलहाल के लिए एक बार, अमाल ने कहा। ओके, मुझे भी लगता है एक बार मिल के सब साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। जगह का नाम बताओ, कहाँ आना है? कविशा ने पूछा। नाम नाम तो मैं उसे तब दूंगी जब तुम यहाँ आ जाओगी। एक यादगार नाम। फ़िलहाल तुम्हारी बेकरी से घर के लिए जो रास्ता जाता है उसमें एक राइट मोड़ है, उसमें मुड़ जाना। जहाँ मेरी स्कॉर्पियो दिखे बस वहीं आ जाना। अमाल ने मुस्कुराकर अपनी बात कही थी और फिर से अपनी स्कॉर्पियो को एक मोड़ दिया था। ओके, ठीक है, कविशा ने मुंह बनाकर ओके कहा। ओके कहने की जहमत की और फ़ोन कट कर दिया। काका को कुछ बातें समझा लेने के बाद कविशा ने अपने बालों को उठाकर बांधा और स्कूटर पर वो सवार हो गई थी। इतनी शांत जगह थी ये कि पेड़ों पर चहक रहे पक्षियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं। हाँ, ये पत्ते जब हिल रहे थे तो आवाज़ कर रहे थे। वो इन पक्षियों की आवाज़ के साथ जैसे सुर मिला रहे थे। झील का पानी बहुत शांत था, मगर जब हवा पानी से गुजरती थी तो वो भी एक संगीत की तरह आवाज़ करती थी। तभी कविशा की नज़र अमाल की स्कॉर्पियो पर पड़ी थी और उसने अपने स्कूटर को वहीं रोक दिया था। अपने कदमों को ऊपर की तरफ बढ़ाया था। कविशा ने झील के किनारे एक ब्रिज जैसा कुछ दिखता था, उसी के ऊपर जिसके किनारे किनारे गेंदों के फूलों की खेती थी जो बहुत दूर तलक फैली हुई थी, जो झील के किनारे भी अपनी जगह बनाए हुए थी।
इससे खंडर और अजीब जगह नहीं मिली थी तुम्हें? अपने मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए कविशा ने मुंह बनाकर कहा था। क्यों? डर लग रहा है? अमाल ने कविशा के सामने होते हुए पूछा था। डर? डर मेरे लिए गाली की तरह है और मैं गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती। कविशा ने दोनों हाथों को सीने पर बांधा था अपने। अभी इन दोनों के बीच की दूरी करीबन 4 से 5 हाथ थी और सामने से अगर दृश्य लिया जा सकता तो क्या बेहतरीन दृश्य होता। ये दोनों, इन दोनों के पीछे ये झील, झील के साथ साथ वो पेड़ों की हरियाली और वो नीला आसमान। क्या अलग सिनेरियो बना रहे थे ये सारे के सारे मिलकर। जब तुम यूँ बातों ही बातों में अपने बारे में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बताती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अमाल कदम आगे की तरफ ले रही थी। क्या जानबूझकर करती हो तुम ये? अमाल की बात पर कविशा ने भी अपने कदम आगे लिए थे। चलो ठीक है, और जान लो मेरे बारे में। मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं गरम तवा हूँ, मुझ पे किसी की कोई बात का असर नहीं होता, बल्कि सामने वाला ही जल जाता है। तो बेहतर होगा कि तुम बेकार की कोशिश करना बंद कर दो। वो और लड़कियां होती होंगी जो ऐसी बचकाना हरकतों पर दिल लगाती होंगी, मैं नहीं हूँ। कविशा ने बात कही थी मगर करीब अमाल हुई थी। ये दोनों फिर से पास हुए थे। हाँ, वो 4 से 5 हाथ की दूरी अब एक हाथ में तब्दील हुई थी। और लड़कियाँ, और लड़कियाँ चाहे गरम तवे पर नाचें या दिल लगाएं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। रही बात असर की, तो कोशिश तो मैंने शुरू भी नहीं की है। जब करूँगी तब पता चलेगा ना कि असर है या नहीं। अमाल फिर से मुस्काई थी अपनी बात कहते हुए, अपनी आँखों को कविशा पे रखते हुए। ओह वाह, मेरा दिल मेरा दिल दिल ना हो के सोमनाथ का मंदिर हो गया और तुम महमूद गजनबी हो गए। हाँ, भूल जाओ मिस, 17 तो छोड़ो, एक हमला भी ना कर सकोगी मेरे दिल पर। करूँगी, एक नहीं बार बार करूँगी। और याद रखना, आखिरी हमले में तुम्हारे दिल की उस दीवार की हर एक ईंट ढह जाएगी जो मेरे लिए तुमने बना कर रखी है। अमाल ने आँखों में आंखें डाली थी कविशा के और फिर से इन दोनों ने एक खिंचावी कांटेक्ट लिया था जिसमें जुनून, गुस्सा, नफ़रत और मोहब्बत भी थी। और मेरा तो नाम ही अमाल है, मतलब होप, कर्म। ये कहते हुए अमाल ने एक हाथ की दूरी को अब आधे हाथ की दूरी बना दिया था और कविशा बिना कुछ कहे ये कांटेक्ट तोड़े पीछे मुड़ी थी और फिर से वो 4 कदम की दूरी ले गई थी। कविशा, अमाल की पुकार पर कविशा के कदम रुक गए थे। मुझे प्यार हो गया है तुमसे, इसमें मेरा तो कसूर नहीं। अमाल की बात सुनते ही कान गर्म हुए थे कविशा के। तो क्या मेरा कसूर है? हाँ, तो क्या मेरा कसूर है मिस, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, तुमसे प्यार नहीं हुआ? पीछे मुड़े बगैर कहा था कविशा ने। नहीं हुई है मोहब्बत तो कर लो ना। अमाल ने अपनी जगह खड़े हुए ही बहुत बहुत मुलायम शब्द लिए थे। क्या कहा तुमने? कर लूँ? मोहब्बत के करने और हो जाने में बहुत फ़र्क होता है मोहतरमा, इतना भी नहीं मालूम तुम्हें? इस बार कविशा मुड़ी थी और अमाल के सामने हुई थी। उतना ही फ़र्क होता है ना जितना खुदकुशी कर लेने में और अपनी मौत मर जाने में। अमाल की बात पर चिढ़ी थी कविशा। ओफ़ो, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? अपने हाथ बीच कर खोल दिए थे कविशा ने और एक पल के लिए खामोश होकर सोचा था कुछ। लेकिन मोहब्बत बार बार तो नहीं होती ना, सोचकर कविशा ने कहा था और बड़े कॉन्फिडेंट होकर सीने पर हाथ बांधे थे और अपनी बात आगे कही थी। अगर मैं कहूँ मेरी चाहत कोई और है तो? गर्दन को ऊंचा नचाकर कहा था कविशा ने। अमाल की गर्दन और जॉ लाइन ने दबाव लिया था। उसी वक्त उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं कविशा पर और फिर से अपने कदम कविशा की तरफ लिए थे अमाल ने। जो दूरी कविशा ने बनाई थी वो ख़त्म हुई थी। फिर से इन दोनों की आंखें एक दूसरे में हुई थीं। मैं नहीं मान सकती और ना मानूंगी। मैंने तुम्हारी आंखों में वो एहसास देखा ही नहीं है जिसका नाम चाहत है, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। तुम झूठ बोल रही हो। हवा इन दोनों के बालों को उड़ा रही थी और शायद हवा ने ये बात सुनी थी। वो हवा उसी वक्त इन बालों को तेज़ी से उड़ा गई थी। कविशा का दुपट्टा भी
बालों के साथ मेल खाया था। चाहत नहीं है लेकिन पसंद करती हूँ किसी को, तो क्या करोगी बोलो? चली जाओगी ना मेरी ज़िंदगी से? हट जाओगी ना हम दोनों के बीच से? हाँ, कविशा ने गर्दन हिला हिला कर पूछा था अमाल से। नहीं, अमाल ने साफ मना किया था। नहीं हटूंगी, मैं उसे ही हटा दूंगी हमारे बीच से। अमाल की इस सीधी बात ने कविशा का पारा लास्ट लेवल पर किया था। ओफो, मैंने तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान नहीं देखा। दांत पीसते हुए कविशा अमाल के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी अपनी बात कहकर। मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती कि तुमसे बात करने में यहाँ आ गई, क्योंकि तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों फिर आमने सामने हुए थे जब अमाल पीछे मुड़ गई थी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, और वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करता है। और ये सपने में भी मत सोचना कि मैं उससे ऊपर तुम्हें रखूँगी। इसलिए ये ड्रामेबाजी अपनी बंद करो। अमाल के आगे दोनों हाथों को तेजी से जोड़ा था कविशा ने। अमाल बस देख रही थी कविशा को अपनी क्रोधित आंखों से, और वो क्रोध शायद कविशा के लिए था ही नहीं। कविशा ने कदम आगे बढ़ाए थे जाने के लिए, तभी वो पीछे मुड़ी थी। हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे, और कुछ सुनना चाहती हो? ये कहकर कविशा पीछे मुड़ी थी और अपने चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल लेते हुए आगे बढ़ गई थी, और पीछे खड़ी अमाल बस उसे देखती रही थी, अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे हुए। सूरज ढलने को आया था और अमाल घर नहीं पहुंची थी। तभी मॉम ने उदय को अपनी सभा में प्रकट होने का आदेश दिया था। अपनी कुर्सी पर विराजमान मॉम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में बांधी हुई थी, अपना एक घुटना ऊपर किए। एक बार को साया भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन तू अमाल का साया नहीं है, उसका दाहिना हाथ है। तो बता, अमाल कहाँ है अभी तक? उदय सामने खड़ा था, सर झुकाए। मॉम ने उससे ये सवाल किया था। मॉम, मुझे सच में नहीं पता, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि बॉस कहाँ है। चुप, झूठी कस्में खाना बंद कर। तुझे सब पता है, मुझे पता वो लड़की उसे कहाँ मिली थी। मॉम ने अपनी इंडेक्स फिंगर को उदय की तरफ करते हुए पूछा था। बताता है क्या लगाऊं चप्पल तेरे? बता, कहाँ मिली वो उससे? कहाँ टकराई वो? कैसी है? कैसी दिखती है? मिजाज कैसे हैं उसके? उदय चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। तभी रूही ने एक चाल चली। हाँ, बहुत तेज होगी मॉम वो, तभी तो मेरी एके को फंसा लिया। नहीं 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 रूही, तेज नहीं है भाभी, भाभी तो बहुत अच्छी है। ये कहते कहते ही उदय चुप हो गया। अच्छा, तो तेरी भाभी भी बन गई है वो? हाँ, मॉम ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उदय पर नज़र करते हुए पूछा था। और रूही की चाल कामयाब हुई थी और वो भी हंस पड़ी थी। और तू फिर कह रहा है कि तू कुछ नहीं जानता, अब बोलेगा या उठाऊं चप्पल? मॉम जी, भाभी तो मैं आदर में कहता हूँ ना। उदय ने धीरे से कहा। हाँ हाँ, अच्छी बात है तू भाभी आदर में कहता है, लेकिन पता तो चले कि वो उस आदर के काबिल है भी कि नहीं है। मॉम जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। उदय ने बहुत छोटा सा मुंह बनाया था। हाँ ठीक है, ऐसा मुंह ना बनाया कर मेरे सामने। मैं मिली हूँ उन लोगों से, उनके घर गई हूँ, ठीक ठाक घर है, मगर लड़की बेकरी चलाती है। उतनी सीधी तो नहीं होगी जितनी सीधी उसकी माँ थी। तो तू पता कर, आस पड़ोस से खबर निकाल कि कैसी है, क्या किरदार रखती है, मेरी अमाल के काबिल है भी कि नहीं है, समझा कि नहीं? मॉम ने ऑर्डर देकर उदय से कहा था, और उदय दोनों हाथ बांधे सिर्फ अपना सर झुकाए मॉम के सामने खड़ा था। बेचारा उदय धीरे से अपने कदम बाहर निकालने ही लगा था कि मॉम ने फिर आवाज़ लगाई। रुक जा, सारी खबर मुझे ला कर देना, और ख़बरदार जो ये खबर अमाल तक पहुंचाई, वरना याद रखना कि अमाल की भी माँ हूँ मैं, समझा? अब जा। जी मॉम जी। उदय सर हिलाए अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए थे।
और अपनी फटफटिया पे सवार निकल पड़ा था कविशा के घर। घर के सामने जाकर उसने फटफटिया रोक दी थी। कुछ छोटा मोटा बाजार लगा हुआ था, वहीं कुछ औरतें थीं जो कविशा के घर के आसपास ही रहा करती थीं, और उस दूरी से कविशा का घर का दरवाज़ा भी साफ साफ नज़र आता था। पैरी पोना माँ जी, पैरी पोना। बिना कुछ कहे उदय ने उन दोनों औरतों के पैर छू लिए थे। हाँ हाँ बेटा, खुश रहे खुश रहे। लेकिन बेटा, हम तो तुझे जानते ही नहीं। जानने में क्या रखा है माँ जी, जानने में क्या रखा है। लेकिन मुझे आप दोनों से एक काम था। मुझे एक घर चाहिए किराए के लिए। क्या इस मोहल्ले में घर मिल सकता है? उदय ने बहुत ही बावला सा चेहरा बनाकर पूछा था। साफ साफ पता लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन क्या करें, वो दो औरतें भी शायद बहुत सीधी थी जो कुछ पता नहीं लगा पाई। सीधी थी या बेवकूफ़, ये तो छोड़ ही देते हैं। अच्छा माँ जी, ये जो सामने घर दिख रहा है, क्या इसमें कोई जगह खाली है क्या? उदय ने सामने कविशा के घर की तरफ अपना हाथ पॉइंट किया था। अरे नहीं नहीं, उसमें तो बच्चियाँ रहती हैं, उसमें नहीं मिलेगा किराए पे तुम्हें। अच्छा, मतलब समझा नहीं मेरे को माँ जी। अरे बेवकूफ़, बच्चियों के साथ थोड़ी ना अकेले मर्द को किराए पर रखा जाता है। बड़ी शरीफ बच्चियाँ हैं, बड़ी शरीफ घराने की हैं। अच्छा। उदय बड़ा खुश हुआ था ये सुनकर। तभी उदय की नज़र और उन दोनों औरतों की नज़र बाहर निकल रहे अमन पर पड़ी थी। अमन, जो कविशा की मॉम को प्रणाम कहकर घर से बाहर निकल रहा था। उदय सस्पिशियस निगाहों से उसे देख रहा था और वो औरतें भी देख रही थी। तभी उन दोनों औरतों में से एक बोल पड़ी थी। अरे ये वही है ना जिससे कविशा की मॉम शादी के लिए कहती हैं। अरे हाँ हाँ जी, ये वही तो है जो कविशा के साथ कॉलेज स्कूल सब जगह पढ़ा है। हाँ, अच्छा दामाद मिला है इन्हें। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं आज ही उनसे बात करूँगी, सगाई कर लें। शादी शादी भी साथ में ही कर लें, या तो सगाई छोड़ देते हैं, दूसरी ने बोला। और उदय के कान खड़े हो गए, गर्म हो गए इन दोनों की बातें सुनकर। उसने आधी अधूरी जानकारी ली और फट से अपनी फटपटिया पर बैठकर सड़क पर आगे बढ़ गया। उदय तेजी में उसी जगह पहुंचा था जहां से कविशा निकली थी। रात हो चुकी थी, तारे अपनी अटेंडेंस लगा चुके थे, और उसने फटाफट से अपनी फटफटिया को खड़ा किया और ऊपर की तरफ बढ़ गया और देखा कि आमाल उदासी भरी निगाह लेकर अपने आप को एक चादर में लपेटे ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। वो चुपचाप जाकर खड़ा हो गया था अमाल के बगल में। अमाल ने चेहरा उठाकर उसे देखा था। क्या हुआ तुझे? ऊपर देख, आज तुझे तारे ज़्यादा चमकीले नज़र नहीं आ रहे? अमाल ने हंसकर पूछा था उदय से, और उसे अपने बगल में बैठ जाने का इशारा किया था। और ये गेंदों के फूलों की खुशबू भी पागल बना रही है, अमाल ने मुस्कुराकर कहा था। पता नहीं इन फूलों को क्या हो गया है, आज कुछ ज़्यादा ही खुशबू फैला रहे हैं, अमाल ने फिर से मुस्कुराकर कहा था। और उदय सिर्फ चुपचाप देख रहा था अमाल को। तुझे मालूम है आज ये लोग क्यों इतना चमक रहे हैं और खुशबू फैला रहे हैं? आज वो आई थी यहाँ, अपने कदम यहाँ रख कर गई है। अमाल जैसे उसी पल में खो गई जब कविशा ने यहाँ कदम रखा था। कौन आई थी बॉस? भाभी? उदय ने पूछा, और अमाल ने सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाई थी। यहाँ आई थी? अकेले आई थी? उदय ने फिर पूछा था। नहीं यार, वो अकेली रहती कहाँ है, उसके साथ न जाने कितने कितने एहसास रहते हैं। एक ठंडी आह भरी थी अमाल ने अपनी बात के साथ। उदय को समझ नहीं आ रहा था अमाल क्या कर रही है, क्या कह रही है, क्योंकि जो ये सुन कर आया था उससे इसका दिमाग ज़रा हिल गया था। लेकिन उदय को अपना दिमाग हिल जाने का महसूस हो जाने की बजाय अमाल का दिमाग हिला हुआ नज़र आ रहा था। बॉस माफ़ करना, लेकिन नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा होता है, जवानी में दिल इधर उधर बहल जाता है, लुढ़क जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी ऐसे इंसान के लिए, मेरा मतलब
वो अपनी बातें बोल नहीं पा रहा था, उसके शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। क्या हुआ है तुझे, साफ साफ क्यों नहीं बोलता, अमाल ने पूछा। बस मुझे लग रहा है दिल के साथ साथ आपका दिमाग भी। हम्म, बस। अमाल मुस्कुरा दी थी उदय की बात सुनकर। अरे बेटा, जब तक वो दिल और दिमाग की मत न मारी जाए, हाय, इश्क कहाँ होता है। इश्क तो तभी होता है जब ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं। अमाल ने मुस्कुरा कर उदय के कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा था। बॉस, आप समझ क्यों नहीं रही हो, आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्योंकि भाभी किसी और की, भाभी मेरा मतलब उनकी शादी किसी और के साथ होने वाली है। चुप, अपना मुंह बंद रख उदय। उसने ये सब मुझे जलाने के लिए करा है। उसने ये सब कहा है कि ताकि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं, निकल जाऊं। वो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, समझा तो। अमाल ने अब गुस्से में आकर उदय से कहा था। और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात पर यकीन करूंगी? जब मैं उसकी बात पर ये यकीन नहीं करती तो तू क्या है, हाँ? बॉस, बॉस, ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात सुनो। भाभी की सगाई किसी और के साथ तय हो चुकी है, वो किसी और की बनने वाली है। उनकी शादी होने वाली है, वो भी उनकी बचपन के दोस्त के साथ। मैं ये बात पक्की करके आ रहा हूँ, सबसे मालूम करके आ रहा हूँ, उनके पड़ोसियों से मालूम करके आ रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ उसे। ये सुनकर अमाल बेचैन हो गई थी, उसके सेल्स बेचैन हो गए थे और वो घूर कर सिर्फ उदय को देख रही थी अपनी बेचैनी के साथ। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़रा दूर तक फैला दीजिए। और क्या कहूँ मैं आपसे, अपनी राय देना ना भूलिएगा, अपनी कमेंट करना ना भूलिएगा। जल्द मिलूँ ये दुआ करिएगा। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।